नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी 16 तारीख को सूचना सहायक के 2730 पदों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है। उसकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट सवाल करते रहते हैं कि सर इसकी क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। मेरे पास ग्रेजुएशन की है, मेरे पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा RSCIT का है, क्या RSCIT वाले भी इसके लिए पात्र हैं या नहीं है। बहुत से सवाल हैं, उनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और एंड तक आप बने रहिएगा। इसके अलावा इसके नोट्स से संबंधित जानकारी में मैं दूंगा, कहाँ से आपको नोट्स अच्छे कंटेंट के साथ मिल सकते हैं। इसके अलावा इसका पैटर्न सिलेबस क्या रखा गया है उसकी जानकारी भी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, और आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हो उसकी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। चलिए अपन शुरू करते हैं। अपन देखते हैं कि अपने सामने जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि कितने पद हैं और SC ST OBC के कितने हैं, जनरल के कितने हैं, EWS के कितने पद हैं। टोटल पद तो सबको पता है कि 2700 कितने हैं, 30 कितने पद हैं, 2730 पद हैं। लेकिन ये 2730 देखने में ज़्यादा लग रहे होंगे आपको, लेकिन इनको अब अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ये कोई विशेष ज़्यादा पद नहीं है। मैं आपको उसके बारे में नीचे बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। चलिए अपन देखते हैं कि 2415 पद तो हैं गैर अनुसूचित यानी कि नॉन TSP एरिया वालों के लिए 2415 पद हैं। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो उनके पद कितने रखे गए हैं, 315 पद हैं। अब इन 315 में भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, तो कैटेगरी वाइज अपन देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी आपको मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रहेगी इसके अंदर। अगर आपके पास SSO ID बनी हुई है तो आप अपनी SSO ID के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, नियर बाई किसी मित्र से, या आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शन उसमें दिया गया है उससे आप पेमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको आवेदन नहीं करना आता है तो आप अपने नियर बाई जो भी मित्र है उससे आप आवेदन कर सकते हो। चलिए इसके अलावा अपन देखते हैं, ये रही आवेदन प्रक्रिया की। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से आप कर सकते हो। यहाँ ये इन्होंने दे रखा sso.gov पे आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन ID अगर आपकी SSO ID बनी हुई है तो, नहीं बनी हुई है तो आप बनाइए और उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हो। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं पॉइंट नंबर 2 की अपन बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। आवेदन और परीक्षा शुल्क की अपन बात करते हैं। जो परीक्षा शुल्क है, आप आवेदन करोगे उसका परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सामान्य वर्ग की बात करें, पॉइंट क में अपन देखते हैं सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या है अन्य पिछड़ा वर्ग? अति पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं उनको आवेदन करते समय 450 रुपये शुल्क के रूप में देना होगा। इसके अलावा अपन देखते हैं राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग। क्या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखना। कई बार कैंडिडेट क्या कंफ्यूज में रह जाते हैं और आवेदन शुल्क की जानकारी उनको सही नहीं मिल पाती है। तो चलिए ये मैंने बताया, इसके लिए कितना शुल्क आपको देना पड़ेगा, 350। पॉइंट गए की अपन बात करते हैं, समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी आवेदक हैं उनको 250 रुपये शुल्क के रूप में देना होगा। इसके अलावा पॉइंट गए घ की बात करते हैं, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पे 8/3 कार्मिक, ये जो भी 2/18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आय कितनी 2.5 लाख रुपए से कम है तो उनको भी 250 रुपये ही आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। कितना देना होगा? 250 रुपये। जो SC ST कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट देते हैं उनके बराबर ही इनको आवेदन शुल्क देना पड़ेगा।
तो ये तो रही आवेदन शुल्क की जानकारी। अब अपन देखते हैं आगे। सबसे मेन पॉइंट ये रहता है कि जो पद जारी जारी किए गए हैं, इतने पदों के लिए हो रही है, उतने पदों के लिए हो रही है, लेकिन इसमें अपन अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज अपन देखें तो अपने हिस्से में कितने पद मिलने वाले हैं उनकी जानकारी अपन देखते हैं। अगर आप ओबीसी में हो, एसटी में हो, एससी में हो या सामान्य वर्ग में हो, तो वो पद आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ना कि जो टोटल पद हैं। टोटल पदों से आपको क्या लेना देना। आप अगर एससी कैटेगरी में हो तो एससी में कितने, एससी में भी अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो मेल के कितने पद हैं वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो आप यहाँ से इनको आप समझ सकते हो। चलिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र की अपन बात करते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र की अपन बात करते हैं नॉन टीएसपी वालों की। तो नॉन टीएसपी के कुल कितने पद हैं? 2415 पद हैं। अब अपन देखते हैं जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं, उनमें भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। उनमें अपन देखते हैं जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके 798 पद हैं, महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए 229 हैं, और विधवा कैंडिडेट है उनके लिए 91 पद हैं, और परित्यक्ता है उनके लिए 22 पद हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से। इसके अलावा अपन देखते हैं अनुसूचित जाति की बात करते हैं। अनुसूचित जाति में अपन देखते हैं जो सामान्य मेल कैंडिडेट हैं उनके 210, सामान्य महिला कैंडिडेट है उनके 60 पद, विधवा कैंडिडेट के 24 पद, और परित्यक्ता के कितने हैं? 6 पद हैं। अगली कैटेगरी अपन देखते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में जो सामान्य पुरुष वर्ग है, पुरुष कैंडिडेट है उनके 299 पद हैं, महिला कैंडिडेट है उनके 86 पद हैं, विधवा कैंडिडेट है उनके कितने हैं? 34 पद हैं, और परित्यक्ता है उनके 8 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की अपन बात करते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य पुरुष कैंडिडेट के कितने? 119 पद हैं, सामान्य महिला कैंडिडेट के कितने? 24 पद हैं, और विधवा कैंडिडेट के कितने? 13 पद, और परित्यक्ता के कितने हैं? 3 पद। तो ये जो पदों की रिक्तियां हैं उनको अलग अलग डिवाइड यहाँ कर रखा है। अगला अपन देखते हैं अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग की अपन बात करते हैं। जो सामान्य पुरुष कैंडिडेट है उनके कितने पद हैं? 86 पद हैं, और सामान्य महिला कैंडिडेट है उनके 26 पद हैं, और विधवा कैंडिडेट है उनके 9 पद हैं, परित्यक्ता है उनके 2 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट, जो कमजोर श्रेणी में आने वाले कैंडिडेट हैं उनकी अपन बात करते हैं। सामान्य पुरुष वर्ग हैं उनके हैं 169, सामान्य महिला कैंडिडेट है उनके 49, विधवा कैंडिडेट के 19, और परित्यक्ता उनके 4 पद हैं। आगे एक पॉइंट और दिया है, 12 जिले की शहरिया जनजाति है उनमें अपन बात करते हैं। तो सामान्य पुरुष कैंडिडेट उनके 11, और सामान्य महिला कैंडिडेट उनके 4 पद रिक्त हैं, और विधवा और परित्यक्ताओं के लिए यहाँ कोई किसी प्रकार का पद नहीं रखा गया है। चलिए आगे अपन और देखते हैं क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की अपन बात करते हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कितने पद रखे गए हैं? तो सबसे पहले अपन देखते हैं भूतपूर्व सैनिक जो अपने जवान देश की सेवा दे चुके हैं, रिटायरमेंट हो गए, सेवानिवृत्ति लेने के बाद में या राज्य सरकार की नौकरी भी यहाँ करना चाह रहे हैं, उनके लिए अलग से पद रखे गए हैं। कितने पद रखे गए हैं? 301 पद हैं। अनरिजर्व कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग में आते हैं उनके 143 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के हैं 30 पद, एमबीसी के 15 पद, ओबीसी के 21 पद, एसटी कैटेगरी वालों के 37, और एससी कैटेगरी वालों के लिए 37, और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 55। टोटल कितने पद हैं उनके? 301। उसके अलावा उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके कितने पद हैं? 48 पद हैं, और एक आदेश के अनुसार जितने भी वैकेंसीज निकलती है राज्य सरकार में उनके 2% पद उत्कृष्ट प्लेयरों के लिए रखे जाते हैं। उसकी जानकारी भी मैं आपको नीचे दूंगा। इसके अलावा दिव्यांग जन जो भाई हैं उनके लिए भी अलग पद रखे गए हैं, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे B/LW कैटेगरी में आने वालों के लिए 25, HI कैटेगरी वालों के लिए 24। तो इस प्रकार से आप ये यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अनुसूचित क्षेत्र की अपन बात करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो देखिए
अनुसूचित क्षेत्र में 315 पद हैं। कितने पद हैं? 315 पद। 315 पदों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया है ये देखिए आप। जो सामान्य श्रेणी में आते हैं उनमें सामान्य मेल कैंडिडेट है उनके 26 पद हैं, सामान्य महिला कैंडिडेट है उनके 39 पद हैं, और विधवा कैंडिडेट है उनके लिए 16 पद हैं, परित्यक्ता कैंडिडेट के लिए 4 पद हैं। अगली जो कैटेगरी है उसकी अपन बात करते हैं, तो उसमें सामान्य पुरुष कैंडिडेट के 11 पद हैं, सामान्य महिला कैंडिडेट के 3 पद हैं, विधवा कैंडिडेट के 1 और परित्यक्ताओं के लिए 0 पद हैं। चलिए आगे जो अनुसूचित जनजाति कैटेगरी है उसकी अपन बात करते हैं, तो सामान्य पुरुष कैंडिडेट के कितने हैं? 74 पद हैं, और सामान्य महिला कैंडिडेट के लिए कितने हैं? 20 पद हैं, विधवा कैंडिडेट के लिए 8 और परित्यक्ता कैंडिडेट के लिए कितने? 3 पद हैं। तो ये पदों का वर्गीकरण इसमें यहाँ ऐसे किया गया है। आगे अपन देखते हैं, एक नोट लगा के और जानकारी दी गई है। अनुसूचित जाति के 5 एवं अनुसूचित जनजाति के 85 पद बैकलॉग के हैं जो उपरोक्त वर्गीकरण में शामिल हैं। ये जो वर्गीकरण दिया है इसमें शामिल है। चलिए इसमें अपन देखते हैं, जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की अपन बात करते हैं उसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए कितने पद हैं? टोटल 39 पद रखे गए हैं। कितने? 39। उनमें अनरिजर्व कैटेगरी में आने वालों के लिए 24 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ कोई किसी प्रकार का पद नहीं है, ना ही एमबीसी के लिए ना ही ओबीसी के लिए। एससी कैटेगरी के 2 पद रखे गए हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 13 पद। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के यहाँ कितने पद हैं? 6 पद हैं। तो आप एक बार ये जरूर देखिएगा। चलिए आगे अपन बात करते हैं, ये रही जो पदों का वर्गीकरण है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। आगे जो मेन पॉइंट रहता है, कोई भी नोटिफिकेशन रहता है उसका सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, या इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी रहती है, वो मैं बता रहा हूँ। उससे पहले एक जानकारी मैं आपको यहाँ और देना चाहता हूँ। एक सवाल ये भी बनता है कि ये जो सूचना सहायक वाली भर्ती है इसमें अभ्यर्थियों का न्यूनतम वेतनमान कितना रखा गया है। अगर आप इसमें नौकरी लगते हो तो आपको न्यूनतम वेतनमान कितना मिलने वाला है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार 7वें वेतनमान के अनुसार सूचना सहायक का जो पद है इस हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 8 एवं न्यूनतम वेतनमान कितना है? 26,300 निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ये और देखिएगा आप, इसके अलावा परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा। जो 2 साल का यहाँ राज्य सरकार का राजस्थान सरकार में परिवीक्षा काल है उसमें कितना मिलने वाला है, जो राज्य सरकार का आदेश जारी है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर आप 2 साल का अपना कार्यकाल परिवीक्षा काल संतुष्टिपूर्ण पूरा करते हो तो उसके बाद में आपको न्यूनतम जो वेतनमान है 26,300 ये मिलने वाला है। तो ये वेतनमान जो सैलरी से संबंधित है इसकी जानकारी भी आपको रहनी चाहिए। चलिए अब आया अपने सामने इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो नोटिफिकेशन है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो अभी लास्ट टाइम कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आयोजित हुई थी उसमें भी काफ़ी अभ्यर्थी कंफ्यूज रहे थे कि सर इसके लिए क्या डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं या डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं, कौन आवेदन कर सकता है। तो वहाँ उनके कुछ असमंजस की स्थिति रही थी। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो पॉइंट इसमें दिए हैं वो एक एक करके आपको मैं बताऊँगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसका सही जवाब मिलेगा। चलिए पात्रता की अपन बात करते हैं। पात्रता वाले में पॉइंट नंबर 1 है, उसमें दिया है कि आपके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान, जो जैसे अभियांत्रिकी है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच होती है वो, आईटी की ब्रांच होती है वो, सीएस की ब्रांच होती है वो, उससे संबंधित आपके पास कोई डिग्री है या उससे उच्च लेवल की डिग्री है, उसके समतुल्य आपके पास कोई डिग्री है, तो आप इसके लिए क्या है
एलिजिबल हो, आवेदन कर सकते हो। या ये नहीं है, अगर ये आपके पास है, ये पॉइंट आप पूरा करते हो, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है आईटी ब्रांच में, सीएस ब्रांच में या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए अच्छा सुनहरा अवसर है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं अगला पॉइंट एक और दिया है इसमें, भारत में विधि द्वारा स्थापित, अगर आपने क्या है केवल ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके साथ में आपने अगर मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य कोई कोर्स कर रखा है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रखा हो या डिग्री जैसे इंजीनियरिंग कोर्स कर रखा हो। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके साथ में अगर आपके पास कोई कोर्स और है कंप्यूटर से संबंधित, ये दिया हुआ है कंप्यूटर विज्ञान का, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी का कोर्स है, डिप्लोमा है आपके पास, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। चलिए अगला पॉइंट अपन देखते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित और लेवल या उच्च लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। या फिर अपन बात करें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आपके पास प्रमाण पत्र है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगर ये 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं, इनमें से अगर आपके पास आप एक पॉइंट भी पूरा करते हो, एक कोर्स आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा और क्या आपके पास होना चाहिए, लिखित परीक्षा अगर आपने पास कर ली है तो वहाँ आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में उसमें आपको क्या करना होगा, हिंदी और अंग्रेजी में क्या करना पड़ेगा, 20 शब्द प्रति मिनट आपको लिखने पड़ेंगे। टंकन जो स्पीड होगी आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, तो ये 20 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपके होने चाहिए। उसके अलावा एक पॉइंट और दिया है, देवनागरी लिपि में हिंदी का काम करने का आपको जानकारी होनी चाहिए या राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। चलिए, तो ये तो था पात्रता एवं योग्यता से संबंधित। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वहाँ आपको जवाब मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट है आयु सीमा से संबंधित। आयु वाला भी डाउट रहता है कई बार बच्चों के, तो आयु वाला भी अपन देख लेते हैं। आयु की जो गणना है वो कब से होगी, ये देखना आप। आवेदक को 1/1/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए। अगर आपकी आयु 1/1/2024 को 21 वर्ष हो जाती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अधिकतम आयु की बात करें तो 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर 1/1/2024 को आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो रही है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेन इसका पॉइंट यही है कि 21 से 40 के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। अब आयु सीमा में छूट कितनी मिलने वाली है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको छूट मिलने वाली है। चलिए ये देखते हैं अपन। इसके अलावा पेंशन का भी एक पॉइंट दिया गया है इसमें। नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार देय पेंशन योजना लागू होने वाली है, होगी। अभी राज्य सरकार ने जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन योजना स्कीम शुरू कर दी है। ओपीएस जिसको कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, वो शुरू हो चुकी है। अगर आप इस भर्ती में नौकरी लगते हो तो आप भी पेंशन के हकदार बनोगे। ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ दिया है पेंशन से संबंधित,
तो यह आराम से आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा विवाह पंजीकरण शासन के परिपत्र के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र या वांछनीय होगा, अगर आपकी शादी हो रखी है तो उससे संबंधित है विवाह प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। चलिए, इसके अलावा अपन देखते हैं आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वो क्या है। उस अवधि देखो, ये है 27/1/2023 से आवेदन शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि क्या है 25/2/2023। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट है इसका भी आपको ध्यान रखना है। आवेदन आप कर सकते हो। पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो, कियोस्क जन सुविधा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हो। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट है इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे अपन देखते हैं इसमें परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो इसमें एक संभावित बताया गया है कि जुलाई 2023 में परीक्षा का क्या होगा, आयोजन होगा। अभी देखा जाए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपके पास 5 महीने का टाइम है। 5 महीने में आप आराम से तैयारी कर सकते हो। नोट्स वगैरह है वो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेंगे। जो सिलेबस और पैटर्न राज्य सरकार ने इस नोटिफिकेशन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने नोट्स तैयार करवाए हैं हमारी टीम ने। नोट्स भी आप हमारे यहाँ से देख सकते हो। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, प्रवेश पत्र से संबंधित है। प्रवेश पत्र के लिए बोर्ड द्वारा अलग से सूचना जारी कर दी जाएगी। प्रवेश पत्र एग्जाम से करीब 10 दिन पहले अपलोड कर दिए जाते हैं। तो ये मोटा मोटी जानकारी थी नोटिफिकेशन से संबंधित। अब रही बात आवेदन की, आवेदन कैसे करोगे, आवेदन के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। आवेदन के लिए आपको क्या करना है, जो ये RSMSSB की वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे इसमें अपन देखते हैं RSMSS की जो वेबसाइट है, यहाँ अगर आप जाओगे तो ये जो ऑप्शन है यहाँ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का, यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, 27 तारीख को ये अपलोड होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट 2023। यहाँ अगर आप क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसमें भी सब कुछ बाकायदा बताया गया है। इम्पोर्टेंट की डेट है जो भी बताई है, 27 तारीख से आवेदन शुरू है, 25 को ये क्लोज हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, यहाँ टोटल पोस्ट हैं वो भी बता रखी है। ठीक है, यहाँ अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने सब कुछ जानकारी हासिल कर ली है, केवल आपको आवेदन करना है, तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, ये पेज खुलेगा। यहाँ अगर आपके पास पहले से SSO ID बनी हुई है तो यहाँ आपको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने हैं और उसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो फिलअप करते ही आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन जो फॉर्मेट बना हुआ है वो खुल जाएगा और आप अपना आवेदन कर सकते हो। अगर आपके पास SSO ID नहीं बनी हुई है तो आप रजिस्ट्रेशन करके अपनी नई SSO ID बना सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस भर्ती से संबंधित जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे से जानकारी ले सकते हैं। अब रही बात नोट्स की, नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो। आपको गूगल में क्या करना है, सर्च करना है infusionnotes.com। आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये एक ऐसा पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद में एक ये पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, फ्री काउंसलिंग बाय इन्फ्यूजन एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, हमारे जो काउंसलर हैं वो आपको जानकारी देंगे फ्री में। क्या देंगे, फ्री में जानकारी देंगे। जिस भी कोर्स की बारे में आपको जानकारी लेना है तो यहाँ आपको क्या करना है, सिंपल सी डिटेल डालनी है, अपना नाम और मोबाइल नंबर। इसके अलावा आप डालना चाहो तो आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये डालकर आप सबमिट कर देना। उसके बाद में हमारी टीम की ओर से आपके पास कॉल आ जाएगा। चलिए अपन देखिए, यहाँ देखते हैं जो IA का कोर्स है करीब 1450 रुपये का है। तो ये आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है जिसमें
जीके वाला पार्ट भी मिलेगा आपको, जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो भी मिलेगा, 1450 रुपये में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर नहीं करना आता, जो हमारी वेबसाइट पे नंबर दिए गए हैं उन पे आप कॉल कर सकते हो।